तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां हम यूपीएससी सीएससी एग्जाम के जीएस2 के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। As we have discussed in the earlier lectures that the GS2 paper can be divided into three main segments. The first one is of international relations, the second one is of social inequalities or social justice, and the third one is polity, constitution and governance together. यदि हम इन तीनों सेगमेंट्स के बीच मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें तो each segment constitute for 70 to 80 marks on an average in the paper, summing up to 250 marks. In the last lectures, we have completed some important basic concepts जैसे कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, टेरिटरी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। ये कंसेप्ट जरूरी है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस जैसे सेगमेंट्स को समझने के लिए। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म, एज अ कंसेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। और आज आज हम कवर अप करने वाले हैं इवोल्यूशन, दिस पार्ट। ये पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का। एंड टुडे वी विल कवर अप इवोल्यूशन, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड थ्रू आउट द ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो दोस्तों, हमारा एजेंडा है पहले तो इवोल्यूशन पार्ट को समझना, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का हमारा एजेंडा है टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट। एंड द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड साइड बाय साइड इज द स्ट्रगल। ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्या है। स्ट्रगल टू हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों पार्ट को आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। टू कवर दीज टू थिंग्स वी नीड टू इंक्रोच इन एन अनदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री। हमें इस पीरियड की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स understanding the main content of the constitution, that is what is preamble, what is part 1, article 1, 4 fundamental rights, features and all other things. So लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से भी कुछ रेफरेंस ली थी। आज भी हम साथ में लक्ष्मीकांत के भी कुछ चैप्टर से रेफरेंस लेंगे टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो यदि हम बात करें इंडिया की, द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू मॉडर्न एरा। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत या जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे तो ये फोर्स में आया 26 ऑफ जनवरी 1950, बनना स्टार्ट हुआ था 9 ऑफ दिसंबर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जिसने इसे बनाना शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को, और ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949, राइट। एंड इसके सारे के सारे प्रोविजंस इन्फोर्स हुए 26 जन 1950 से। कुछ प्रोविजंस इस डेट से लागू हो गए थे और बाकी के प्रोविजन इस डेट से लागू हुए थे, क्योंकि इस डेट की एक इंपॉर्टेंस थी जो कि लाहौर सेशन से ट्रेस कर सकते हैं हम 1929 के। सो यदि हम बात करें इंडिया में कि इंडिया में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ये एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो गाइस इट ओरिजिनेटेड अराउंड दी मॉडर्न एरा। अब हिस्ट्री में हम अपनी हिस्ट्री को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द फर्स्ट पार्ट वुड बी एंशिएंट, द फर्स्ट पार्ट वुड बी ancient history. The second part will be medieval history. The third part is modern era. And the fourth part is contemporary era. Contemporary era. Okay. So modern era start कहाँ से होता है? Modern era starts around 1707. It starts with death of Aurangzeb or the end of Mughal era. Death of Aurangzeb is considered to be the start of modern era, and it continues till 1947 or the end of Second World War, or you can say the starting of New World War. All right. यही वो ईयर है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। सो दिस इज द टाइम व्हेन मॉडर्न एरा एंड्स, और इसके बाद शुरू हो जाता है आफ्टर 1947 इट स्टार्ट्स कॉन्टेम्पोरेरी एरा, जो कि चल रहा है टिल डेट तक। सो हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो मॉडर्न एरा से हुआ है। अब इंडिया के केस में हम मॉडर्न एरा को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल। तो
यदि हम मॉडर्न एरा की बात करें, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें हम इंडिया के लिए, तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द पीरियड ऑफ कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये जो कंपनी रूल है ये स्टार्ट होता है 1773। ये 1773 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे पास्ड सम सॉर्ट ऑफ एक्ट्स और रिट्स टू कंट्रोल this country. Or 1765 was the year when, for the first time, British got control of revenue and civil justice. ब्रिटिश को पहली बार रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का कंट्रोल 1765 में मिला थ्रू दीवानी, जिससे कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ वी कैन डिवाइड द Indian modern history into two parts. The first part is company rule, which started in 1773 and continued till 1857. And the next part of the modern history can be separated from the company rule as the crown rule, जब ब्रिटिश ने कंपनी से इंडियन पोसेशंस को अपने हाथ में ले लिया, एंड दिस स्टार्ट्स अराउंड 1858 and continues till 1947. So why there is a division, how this division came? So this division came with the first war of independence. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब कंपनी के रूल से तंग आकर लोगों ने एक रिवोल्ट किया, सिपाही म्यूटिनी हुई, अलग अलग पार्ट्स में अनरेस्ट हुआ, और उसके चलते ब्रिटिश क्राउन ने इंग्लैंड से ही लॉ पास किया और कंपनी के जो भी इंडियन पोसेशंस थे उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। राइट, तो हम हिस्टोरिकल सेंस में पढ़ते जाएंगे कि हाउ दिस हैपेंड। तो शुरुआत कहां से होती है? वी आर टेकिंग सम रेफरेंस फ्रॉम दी एम लक्ष्मीकांत एज वेल, सो दैट you can have a better understanding. It is considered as a Bible to understand Indian polity, especially for the civil services examinations like IAS. All right. So, in 1600, British came to India as traders under the name of East India Company. Okay. इन्हें इंडिया में ट्रेड करने का जो राइट था वो मिला था एक चार्टर के थ्रू, रॉयल चार्टर हम जिसे कहते हैं, गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें एक चार्टर दिया। अब चार्टर क्या हुआ? चार्टर का मतलब है एनीथिंग विच हैज सम लीगल एनफोर्सेबिलिटी, जो कि वहां के कानून में मान्य होगा, जिसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी है या सैंक्टिटी है, जैसे कि आप कमांड ऑफ द सॉवरेन भी बोल सकते हैं। सॉवरेन का मतलब वो जो कि इंडिपेंडेंट है अपने एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए। सो क्वीन वाज सॉवरेन एंड शी गेव द चार्टर which said that East India Company can trade in India. So the East India Company came to India for the purpose of trading in spices, raw materials, and later it established a political control to our bad luck. तो 1600 में ये आते हैं and step by step how they started to trade in India. So East India Company ने किया क्या? East India Company wanted to do trade in India in spices, but for that to trade in India they had to do some sort of deal with the king and queen, क्योंकि इंडिया में तो इन्हीं का राज था, एंड दीज पीपल्स वर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, दे वर कंट्रोलिंग द लेबर क्लास। हर सोसाइटी में दो क्लास तो होती ही है, एक रूलिंग क्लास और एक वो क्लास जिस पर रूल किया जा रहा है। सो किंग्स एंड क्वींस वर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज एंड लेबर क्लास। सो फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इफ इट वांटेड टू डू ट्रेड, इट नीडेड दीज टू थिंग्स। ठीक है, काम करवाने के लिए लेबर चाहिए और कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए या ट्रेड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। टू फॉर दैट इनको इनसे कुछ डील करनी पड़ेगी इन लोगों से। सो दे स्टार्टेड टू मेक सम कॉन्ट्रैक्ट्स, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मेन मोटिव ये था टू गेट कंट्रोल ओवर दीज रिसोर्सेज एंड गेट कंट्रोल ओवर दिस लेबर क्लास। सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ ट्रेड से हटकर पॉलिटिकली भी होने लगे। कंपनी ने किंग्स एंड क्वींस से कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि भाई आप जो जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से एक पार्ट ले लीजिए और इसके बदले में हमें यहाँ पर कंट्रोल दे दीजिए, हमें कोई एरिया दे दीजिए, हमें वहां पर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कंट्रोल दे दीजिए, हमें वहां पर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दीजिए कि हम वहां की मिलिट्री को कंट्रोल कर सकें, थोड़ा बहुत जस्टिस सिस्टम को कंट्रोल कर सके, तभी हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। तो ऐसे करते करते इनका जो ये द वे ऑफ कंट्रोलिंग पीपल है वो बढ़ता गया। धीरे धीरे ये कंपनी इकोनॉमिक इकोनॉमिक
थिंग से पॉलिटिकल थिंग्स की तरफ बढ़ रही थी। और बाई 1765 जब पहली बार शुरुआत हुई, तो इन 1765 दिस कंपनी गॉट दीवानी फ्रॉम दी नवाब्स। दीवानी का मतलब क्या है? दीवानी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही उस एरिया में सिविल जस्टिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिविल जस्टिस का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। सिंपल। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी की जो इंडिपेंडेंस है, यदि हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लड़ाई किस चीज की थी? थ्रू आउट द पीरियड द फाइट वॉज फॉर रेवेन्यू, द कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या आपने कभी भी सुना कि दे वर फाइटिंग फॉर सॉवरेनिटी? थ्रू आउट द हिस्ट्री यू मस्ट हैव हर्ड दैट वी वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्रीडम टू टेक अवर इंटरनल डिसीजंस, फ्रीडम टू मैनेज इंटरनल अफेयर्स। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? फ्रीडम टू मैनेज एक्सटर्नल अफेयर्स। कोई भी सोसाइटी सॉवरन तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं। तो इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश कैसे होती है? इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिशेस व्हेन यू हैव कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए आपको रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव सम कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। सो द फाइट वाज फॉर रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर, और यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में पहली बार मिल जाती है यहाँ के नवाब से। और ये इन्हें मिली थी स्पेशली तीन बड़े एरियाज के लिए, जो कि थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की है, इन एनी सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी जो रूलिंग क्लास होती है, इंडिया में अब क्या हो रहा था कि जो रूलिंग क्लास है वो पहले कौन थे? किंग्स या क्वींस। और अब धीरे धीरे कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जो किंग्स एंड क्वींस होते थे वो कंट्रोल करते थे, उनके फरमान होते थे, रिट्स होते थे, और अपना एक अलग कानून होता था। ये जब कंपनी इंडिया में आई, तो इसे कंट्रोल करना था रूल्ड क्लास को, ठीक है, या लेबर क्लास को, जिसे भी आप, जैसा भी आप कहें। सो टू कंट्रोल दीज पीपल, व्हाट डू दे नीड? दे नीड सम सॉर्ट ऑफ लॉज, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ रिट्स या फिर चार्टर्स। ठीक। हम कभी की भी बात कर लें, पहले की भी, गुप्ता साम्राज्य की बात कर लें, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, हम आज की बात कर लें, हर बार टू कंट्रोल पीपल, टू कंट्रोल पीपल्स यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सो ये आना शुरू हुए कब? 1773 में आता है पहला रेगुलेटिंग एक्ट। इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटेन्स पार्लियामेंट। और इस एक्ट ने, ये वो पहला एक्ट था जिसने फाउंडेशन रखी इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। पहली बार इंडिया में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से आया। In through this act, steps were taken by British government to control and regulate the affairs of the East India Company, and it laid the foundation of central administration in India. और इसके बाद acts आते रहे, so as to increase control, so as to increase more and more control over the Indian peoples. जैसे कि regulating act of 1773 के बाद आता है Pitt's India Act. It came in 1784. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में अपने कंट्रोल को इंक्रीज कर रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पहली बार इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ आया, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट ने एक नई बॉडी बना दी जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फॉर व्हाट? टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। दस इट एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो यहां से शुरुआत होती है ब्रिटिश के कंट्रोल के इंक्रीज होने की। सो दिस बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। पॉलिटिकल अफेयर्स का मतलब क्या है? हु विल रूल एंड हु विल बी रूल्ड। तो दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ स्टार्ट होता है 1784 से। नाउ दिस प्रोसेस स्टार्टेड, और फिर इसके बाद आने शुरू हो जाते हैं कुछ चार्टर एक्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया चार्टर एक्ट्स का मतलब, चार्टर्स का मतलब क्या है? चार्टर का मतलब है एनी पीस ऑफ पेपर जिसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो। यदि आप इंडिया के कंसेप्ट में सुनना चाहें तो यू माइट हैव हर्ड गजेट, ठीक है, भारत का राजपत्र,
ये आपकी जो यूपीएससी नोटिफिकेशन भी आती है वो भी एक चार्टर ही है, बिकॉज वट एवर इज रिटन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर हैज अ लीगल सैंक्टिटी, इट इज एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो 1793 में आया पहला चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की खास बात याद करने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये हर 20 साल में आता था। पहले 1793 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, और लास्ट 1853 में आया अंडर द रूल ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट होता है और 1858 में क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। इन सभी एक्ट्स का मोटिव क्या था? इन सभी एक्ट्स का मोटिव एक ही था, दैट इज टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया की जो ये टेरिटरी है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल जमाना था। जैसे कि यदि हम बात करें इस वाली 1833 चार्टर एक्ट, तो इसने ऐसा क्या किया कि कंट्रोल बढ़े? पहला, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्वाइट कर लिया इंडिया में टू कम एंड वर्क फॉर द इनलाइटनमेंट ऑफ पीपल, ताकि वो लोगों के रिलीजियस स्फेयर को कंट्रोल कर सके। एंड दे अडॉप्टेड ड्रेकोनियन पॉलिसीज। बहुत से लोग जेल से छोड़ दिए जाते थे जो कि क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर ले। लोगों को स्कूल में क्रिश्चियनिटी के प्रति प्रमोट किया जाता था और बोला जाता था कि क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो बेटर रिलीजन है देन द अदर रिलीजन। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट की। लोगों को ये एहसास दिलाया कि वी आर बेटर देन योर किंग्स एंड क्वींस। और इन सबका मोटिव यही था, टू गेट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड टू एक्सप्लॉइट द कंट्री। इसके साथ इन्होंने और बड़ी चीज क्या की? दे ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट, दे ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश टू टैक्स पीपल। इंडिया में जो ऑफिशियल टैक्सेशन सिस्टम आया, पहले तो राजा रानी जो कर वसूलते थे वो अलग बात थी, लेकिन नाउ दिस एक्सटर्नल अथॉरिटी स्टार्टेड टू टैक्स पीपल थ्रू दिस एक्ट, Charter Act of 1833. They authorized local government to impose taxes, and the more draconian thing is that they also allowed the local government to punish those people who fail to pay the taxes, who fail to pay, उनको पनिश करने का भी अधिकार दे दिया। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास दीज एक्ट टू स्विफ्टली टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू इट्स सेल्फ। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव मेन यही था। दे वांटेड, पहले तो वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में उनका कंट्रोल बढ़े, और फाइनली दे स्विफ्टली टेक ओवर इट। दे वर जस्ट वेटिंग थ्रू वेरियस एक्ट्स, दे passed some laws to decrease the monopoly of the East India Company. So this is what the British government was doing. ठीक है, फिर क्या होता है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ड्रेकोनियन लॉस पास कर रही थी, लोगों पर टैक्स लगा रही थी, साथ ही अथॉरिटी दे रही थी कि पनिश करो उन लोगों को जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, तो इंडिया में क्या हुआ? 1857 में रिवॉल्ट हुआ, जिसे कि आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं या फिर सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। जब सोल्जर्स ने और लोकल लोगों ने अनरेस्ट हो गया, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ड्रेकोनियन लॉज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। So what happened? In 1857, the British government in England, ठीक है, they took control of, they took control from the East India Company. कहने को ये कंट्रोल चेंज हो रहा था, बट मोटिव इन दोनों का वही था। क्या? द मोटिव वाज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन दोनों का मोटिव यही था। सो फाइनली इंडिया में आ जाता है क्राउन रूल फ्रॉम 1858। इनका भी मोटिव वही है। एंड अब फर्क क्या है? अब हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि कंपनी में और क्राउन में फर्क क्या था, सो एज टू अंडरस्टैंड बेटर। वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस टू अंडरस्टैंड हाउ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम। हमें ऐसा क्यों लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? मॉडर्न पीरियड में ही क्यों लगा? हमें अशोका के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज को बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? हमें अकबर के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कंसेप्ट को लाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वाई इट केम? सो दिस केम because of these laws and regulation as a society became more and more complex। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। इन द बिगिनिंग, जब फ्रॉम डे वन ऑफ सिविलाइजेशन, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, तब क्या होता था? तब पॉपुलेशन कम थी, और जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है, इट वाज सिंपल। बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, राइट, सोसाइटी स्टार्टेड टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो पहले जो लॉज होते थे या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो सिंपल होते थे, and with time they started to become more and more complex because population is increasing and the problems are increasing। जैसे हम आज की बात करें, today we have internet, we didn't had internet 100 years back, today we have artificial intelligence। अब इसकी वजह से यदि किसी व्यक्ति के राइट्स वायलेट होते हैं, तो उनको, तो जो उसके जिम्मेदार हैं उनको पनिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? उनको पनिश करने के लिए हमें साइबर लॉस चाहिए। ठीक है,
यदि हम बात करें पॉलिटिक्स की तो हमें अब पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, हमें अब इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, हमें अब ट्रेडिंग राइट्स भी चाहिए, हमें अब इन्वायरमेंटल राइट्स भी चाहिए। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था। पहले भी नेवर नीडेड, एक रूलर होता था जो कि बहुत सारे लोगों को रूल करता था, एंड ही needed just some simple few laws to control these. But as a society becomes more and more complex, we needed more kinds of laws, more kinds of rules, and a more systematic form of acts. Why it was needed? It was just needed because as a society became more and more complex, a society became the supra system. इसे भी हम समझ लेते हैं before moving ahead. So as the society became more and more complex, it became a supra system. कैसे? In any society today, we have a lot of systems, जैसे political system, economic system, cultural system, social system, justice system. अब इन सभी का कोऑर्डिनेशन और इन सभी का प्रॉपर ऑर्डर में काम करना जरूरी है, सो दैट स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। पहले के टाइम पर इतने सारे सिस्टम्स नहीं होते थे, इट वाज ऑलमोस्ट सिंपल, बट एज अ सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, वी नीड स्टेबिलिटी टू अचीव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोसाइटी को जरूरत पड़ी स्टेबिलिटी की। जैसे यदि हम आज पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हुआ, उसकी वजह से वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी खराब हो गया, एंड धीरे धीरे वो एज अ सोसाइटी फेल होते जा रही है। सो टुडे वी नीड मोर एक्ट्स एंड लॉज, सो दिस इज हाउ एक्ट्स इवॉल्व्ड, एंड फाइनली बाय the 20th century every country started to need a document, right? A document or a set of documents which can specify these necessary rules and regulation, जो ये डिसाइड कर सके कि जो ये डिसाइड कर सके कि स्टेट जो है उसकी क्या पावर्स या अथॉरिटीज होंगी, जो ये डिसाइड कर सके कि इस स्टेट के जो पीपल्स होंगे, राइट, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके क्या क्लेम्स होंगे। वाई? दिस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑर्डर इन दी स्टेट और इन दी सोसाइटी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि फाइनली, सो दिस वॉज द मेन गोल कि वाई वी नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज टू मेंटेन ऑर्डर इन दी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विच वी हैव अचीव्ड इन मॉडर्न पीरियड। सो नाउ क्राउन रूल केम। अब फर्क क्या था? तो कंपनी क्या थी? जो कंपनी रूल चल रहा था और जो ये क्राउन रूल आया, इन दोनों में फर्क क्या था? तो फर्क सिंपल सा था। कंपनी क्या है? कंपनी कमर्शियल अथॉरिटी। कमर्शियल अथॉरिटी मतलब है जिसका काम है टू मेक प्रॉफिट। इसके लिए इंडिया क्या था? फॉर कंपनी इंडिया वॉज नथिंग बट जस्ट अ मार्केट, अ मार्केट प्लेस जहां से वो रिसोर्सेज लेते थे, ब्रिटिश में प्रोड्यूस करते थे और फिर बहुत सा सामान इंडिया ही में आके बेच देते थे या फिर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में बेच देते थे। फॉर क्राउन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है जिसकी पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर 50 से भी ज्यादा कॉलोनीज थी। और इंडिया इसके लिए क्या था? इंडिया वॉज जस्ट लाइक अ कॉलोनी फॉर इट। पर्पस दोनों का सेम है, टू एक्सप्लॉइट और टू मेक प्रॉफिट, बट इसका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग का और इसका मकसद है कंट्रोल का, टू कंट्रोल दी रिसोर्सेज, टू कंट्रोल दी कॉलोनीज। ठीक है, ये दोनों में फर्क। तो इन दोनों में ये फर्क है। तो जब क्राउन रूल इंडिया में आया, वैसे तो ये इनडायरेक्टली काम कर ही रहा था, बट व्हेन इट केम, इट आल्सो नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एक्ट्स, सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस। तो क्राउन रूल ने भी कुछ एक्ट्स और लॉज बनाना शुरू किए जिन्हें हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इनके बाद में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब इन्हें पढ़ेंगे तो इन सबके नाम है, जैसे कि 1909 में जो एक्ट आया उसे हम बोलते हैं मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। 1990 में आए उसे हम बोलते हैं मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट बनाए क्राउन रूल ने। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, फिर उसके बाद 1892 में, फिर उसके बाद 1909 जैसा मैंने आपको बताया इसे मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, फिर 1919 में, और फिर उसके बाद 1935 एंड 1947 फाइनली, जिसे हम बोलते हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। 1935 में जो है इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ एक्ट्स एंड लॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1773 से चलती कहाँ तक है? 1947 तक। और फाइनली 1947 में, यानी कि उससे पहले बल्कि 9 दिसंबर
1946 में, आजाद तो हम 1947 में हुए, बट वी स्टार्टेड टू मेक our own constitution from 9th of December 1946, which we successfully made by 26th of November 1949, taking almost 2 years, 11 months and few days. और फाइनली जो कि इन्फोर्समेंट में है 1950 में 26 जैन को. सो दिस वाज द टाइमलाइन कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट इस दौरान कुछ और भी था. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे ही नहीं मिला, इतनी इजी नहीं मिला. ये था इवोल्यूशन पार्ट. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट वाज द स्ट्रगल. कैसे मिला हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिपेंडेंस हमें कैसे मिली, और यहाँ के लोगों को, इंडिया के इंडियंस के पीपल्स को या फ्रीडम फाइटर्स को कब ये एहसास हुआ कि वी नीड टू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही क्रूअल था. तो उसका मेन मोटिव जो था इंडिया ने का वो था टू गेट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कहाँ से आई, हमें इसे भी समझना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल होता स्टार्ट कैसे है. सो इंडियाज स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली स्टार्टेड इन 1895. 1895 was the year when the demand for some sort of own constitution came in India. How it came? Let's understand this struggle in historical way, from step by step or year by year. So, Crown came to India in 1858. Still, protests were going on in India. क्यों? क्योंकि इनका जो रूल करने का तरीका था वो तो बदला नहीं था. They were still passing draconian laws and controlling the peoples of India. So the protests were going on. So to achieve some degree of peace, the crown rule wanted to understand the protesters कि भाई इनकी डिमांड क्या है, जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी डिमांड क्या है. So to understand them, they created a common platform, जैसे हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से. इट वॉज क्रिएटेड बाई A.O. Hume एज अ प्लेटफॉर्म जहां पर प्रोटेस्टर्स आकर अपनी बात रख सकें, और क्राउन रूल उनमें से जो जो डिमांड्स पूरी हो सकती हैं उसे पूरी कर सके. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्चुअली क्रिएटेड एज अ बफर बिटवीन दीज टू. ये किसी को नहीं पता चला था कि आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगी पूरे इंडिया के लोगों के लिए कि इट विल प्ले अ बिग रोल फॉर इंडिया टू अचीव फ्रीडम. राइट. सो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. राइट. दिस इज हाउ बिगिनिंग. अब इसके बाद अब इसके बाद 1895 में फॉर द फर्स्ट टाइम, कीप दिस इन माइंड, 1858 देन 1885 में क्राउन रूल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया. और 1895 में डॉक्टर एनी बेसेंट, ये नाम याद रखिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. डॉक्टर एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किसी टर्म के बारे में बात की. सो डॉक्टर एनी बेसेंट मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल. अब बिल का मतलब क्या होता है? तो गाइज, बिल इज नथिंग बट अ प्रपोज्ड लॉ. ठीक है, प्रपोज्ड लॉ. कोई भी लॉ बनने के पहले जब उसका प्रपोजल आता है, जब वो अपने ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, तो उसे हम बिल बोलते हैं. देन इट गोज टू द पार्लियामेंट और ऐसी कोई अथॉरिटी जो इस बिल को रेक्टिफाई करे और इसे लीगल सेंटिटी दे के उसे लॉ बना दे या फिर एक्ट बना दे. सो दिस इज द प्रोसीजर. यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ था. हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने में एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का. और जब उसे इंटरिम गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास कर दिया, इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इट गॉट द लीगल सेंटिटी. और ऐसे ही कोई भी लॉ बनता है तो इन्होंने एक बिल बनाया और डिमांड रखी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसे पास करके आप एक एक्ट बना दीजिए. अब इस बिल में डिमांड्स क्या थी? British considered what are the demands. So in this bill, Dr. Annie Besant demanded for some sort of rights. किस तरह के राइट? जैसे कि राइट टू राइट टू स्पीच. लोगों को अधिकार नहीं थे उस टाइम पर स्पीच के. दे कुड नॉट क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिकेशन. They could not publish anything wrong about the British administration. So Dr. Annie Besant demanded for some sort of rights in this bill and asked the British Parliament to pass this and make this as an act. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लेकर आए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड नहीं मानी.
क्यों माने? दे डोंट हैव एनी रीजन टू एक्सेप्ट इट, इट वाज जस्ट फ्रॉम वन साइड, बिकॉज दिस वाज अ क्रूअल रूल, दे वर नॉट हेयर फॉर चैरिटी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया इन 1895। नाउ now we are entering into the 90th century. By now, British administration realized that in India, unity between Hindus and Muslims is harmful for them. उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में देख ही लिया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स यदि यूनाइट हो जाए तो उनका जो कंट्रोल चल रहा है इंडिया में वो खतरे में पड़ सकता है. सो दे वर प्लेइंग ऑल थिंग्स, दे वर डूइंग एवरीथिंग दे कुड डू टू ब्रेक दिस यूनिटी. 1905 में उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, राइट. ऑन दे डिवाइडेड द बंगाल इनटू टू पार्ट्स, वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू डोमिनेटेड था और ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड था. तो दे वर पासिंग एवरी लॉ विच इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी और समथिंग लाइक दिस. सो इसके बाद इन 1906 Indian National Congress was gaining power now. So many freedom fighters had joined it. Gandhiji still was not in India, but now Indian National Congress was becoming a bigger platform. So they demanded for Swaraj. They called for Swaraj. बाकी इनका जो ये स्वराज का कंसेप्ट था, दिस स्वराज वाज मोर ऑफ डोमिनियन स्टेटस. ये डोमिनियन स्टेटस चाहते थे. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है ये चाहते थे कि वैसे तो इंडिया ब्रिटिश की ही टेरिटरी है, बट फॉर आवर इंटरनल मैटर्स हमें सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी दे दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, with respect to law and order, so that we could have some sort of rights. Again, this demand was never accepted. But इसके बाद काफी प्रोटेस्ट चल रही थी इंडिया में. तो British government passed in 1909. They gave Morley-Minto reforms. So Lord Morley was Secretary of State of India at that time, and Lord Minto was the Viceroy of India. इसलिए इन्हें Morley-Minto reforms बोलते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि now British government was doing everything they could do to break the unity between Hindus and Muslims. और उसी का रिजल्ट था कि 1906 में मुस्लिम लीग भी क्रिएट हो गई, जो कि एक प्लेटफॉर्म बनी है मुस्लिम्स के लिए टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स. और इस 1909 के रिफॉर्म्स में दे इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड इलेक्टोरेट में फर्क ये होता है कि इन सेपरेट इलेक्टोरेट जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन होता है, वहाँ का जो लीडर है और जो वहाँ का कैंडिडेट है, सॉरी लीडर या कैंडिडेट, और जो वहाँ के वोटर्स हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. तो दे क्रिएटेड अ काउंसिल कॉल्ड गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ इंडियन मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. दे वर एक्सेप्टिंग सम डिमांड्स कि हाँ चलो हम आपको एक मौका देते हैं कि इंडियंस भी गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और अपनी डिमांड्स को रखेंगे और लॉस मेकिंग पॉलिसी में हेल्प करेंगे. सो दे वर डूइंग ऑल दिस टू ब्रेक द यूनिटी, बट इसका कोई भी मेन मोटिव ये नहीं था कि दिस वाज नॉट वर्किंग आउट. दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर इंडिया. So still the demands were going on, protests were going on, and now you have to understand some important facts. So in 1914, यहाँ ध्यान दीजिए, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है और ये खत्म होता है 1918 में. बट 1914 की कंडीशन क्या है? इन 1914 जो ये वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आखिर हुआ क्यों? सो दिस वॉर वाज एक्चुअली वॉर फॉर रिसोर्सेस. वॉर फॉर रिसोर्सेस का मतलब है वॉर फॉर कोलोनाइजेशन. द कंट्रीज वर फाइटिंग टू गेट मोर एंड मोर कॉलोनीज. तो ब्रिटिश के अंदर एक फियर था कि इंडिया जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉलोनी है ब्रिटिश के इस टाइम पर, 60 से भी ज्यादा कॉलोनी थी पूरे वर्ल्ड में. तो ब्रिटिश के अंदर ये फियर था कि यदि हम इस वॉर में फाइट करने जाते हैं और इस दौरान किसी और कंट्री ने यहाँ पर आके कंट्रोल जमा लिया, जैसे कि चाइना उस टाइम पर एग्रेसिव था, रशिया भी काफी एग्रेसिव था, एंड जापान भी काफी एग्रेसिव था. तो ब्रिटिश वॉज थिंकिंग कि हो सकता है जब हम वॉर करने जाएं तो इनमें से कोई ना कोई आके हमारी इस कॉलोनी को कंट्रोल कर ले. दे नेवर वांटेड टू लूज इंडिया, बिकॉज इंडिया जैसा कि हम जानते हैं गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया बोला जाता था हमें, बोला जाता था. सो दे हैड अ फियर कि इफ दे माइट गो ऑन वॉर, some other some other countries may came and establish their control. So they needed help of British Indian Army. 1857 में उन्होंने देख लिया था कि we don't if we don't control Indians, they can take independence. So they needed support of British Indian Army.
ब्रिटिश को ये भरोसा था कि जो इंडियन आर्मी है ये काफी लॉयल है, दे विल नॉट गो अगेंस्ट दैम। और इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स भी उस टाइम पर इतने होशियार नहीं थे कि वो ये सोचें कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हम ब्रिटिश जब वॉर करने जाए तो हम अपनी इंडिपेंडेंस खुद एस्टेब्लिश कर लें या हम कोई वायलेंट मेजर्स को अडॉप्ट कर लें, बट दिस वाज नॉट द केस, वी वर नॉट सो रेडी। तो दे नीडेड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सपोर्ट लेने के लिए इन्हें जरूरत थी आईएनसी के सपोर्ट की, क्योंकि आईएनसी को बने हुए भी 20-30 साल हो चुके थे अब। 1885 में बनी थी एंड नाउ इट वाज 1915, सो इट वाज अ बिगर प्लेटफॉर्म, सो ब्रिटिश नीडेड द सपोर्ट ऑफ आईएनसी। सो उन्होंने आईएनसी से एक डील की जिसमें आईएनसी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। आईएनसी ने कहा कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, जिसका मतलब ये होगा कि एक्सटर्नली तो हम ब्रिटिश की टेरिटरी हैं, बट इंटरनल अफेयर्स जो कि हमारी पॉलिसीज है, थोड़ा बहुत फ्रीडम वो हमें मिल जाए। हमें थोड़ा बहुत आप रेवेन्यू दे दीजिए, रेवेन्यू पर कंट्रोल दे दीजिए और लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल दे दीजिए। ब्रिटिश ने कहा ठीक है, वी एक्सेप्ट योर डिमांड, बट ऑन वन कंडीशन, दिस स्टेटस विल बी ग्रांटेड टू यू आफ्टर द वॉर इज ओवर। आफ्टर द वॉर इज ओवर, दिस इज द कंडीशन। हम मासूम लोग हम मासूम लोगों ने इस डील को मान लिया और हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का पूरा सपोर्ट किया वॉर जीतने में। हमने अपनी कॉलोनी को भी प्रोटेक्ट किया ताकि कोई और आकर इस पर कंट्रोल ना जमा सके। अब होता क्या है, इंडियंस वर हैप्पी कि ब्रिटिश आफ्टर इन 1918 टू 1919 जब ये समझ में आने लगा कि वॉर खत्म होने वाला है, तो जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और द क्राउन रूल, इट वाज ऑन द विनिंग साइड। तो हम सभी इंतजार कर रहे थे कि अब हमें हमारा डोमिनियन स्टेटस मिलने वाला है। बट हुआ क्या, आफ्टर द वॉर ब्रिटिश फॉरगॉट इट, और जब हम उनके पास गए कि सर, now you have won the war and you had promised that if we win the war we will grant you the status of dominion, you will have freedom to manage your internal affairs, externally you will be the British territory or you will be the colony of India, but on an internal level you will be allowed to make your own policies and control revenue and law and order. Okay, so what they give in 1918, they bring Montfort Montfort कमेटी बनाई जिसने एक रिपोर्ट सबमिट की कि इंडिया में क्या क्या बदलाव लाने के लिए जरूरी है, और कुछ रिफॉर्म्स लाए गए जिन्हें हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो होता क्या है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज रिफॉर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो टेरिटरीज थी वो किस किस तरह से थी। पहला, सबसे ऊपर थी प्रेसिडेंसीज, ये कुछ बड़े अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाटा, बॉम्बे और सदर्न स्टेट्स में मद्रास, ये उस टाइम के काफी बड़े बड़े स्टेट्स थे। दूसरी थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये स्मॉलर प्रोविंसेस थी जहां पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, बट ये प्रोविंसेस प्रेसिडेंसी जितनी बड़ी नहीं थी, यहाँ पर ब्रिटिश ने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे कंट्रोल करने के लिए। फिर थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रेड कर रही थी। और जो चौथा था इनकी टेरिटरी में सब, वो थी अदर टेरिटरीज। अदर टेरिटरीज में कौन आती हैं, उस टाइम पर फ्रेंच भी थे, कुछ हिस्सा फ्रेंच के पास था, कुछ पोर्चुगीज के पास कुछ पोर्ट्स थे, और कुछ एरिया में डच कंट्रोल था। सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ट्विस्ट हैपेंस कि इन रिफॉर्म्स के थ्रू इन 1919 the Montagu-Chelmsford reform that reform they introduced diarchy। डोमिनियन स्टेटस तो उन्होंने नहीं दिया, डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, दे गेव अस डायरकी। डायरकी में इन्होंने कहा कि जो आपके प्रोविंशियल रीजन्स हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस, एट द प्रोविंशियल लेवल देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। एक होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो रेवेन्यू फेचिंग थे, मतलब कि ट्रेड से जुड़े हुए, रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़े हुए, टैक्स कलेक्शन से जुड़े हुए। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ये बीमारू सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि पंचायती, पंचायत को मैनेज करना, पंचायती राज, स्कूल चलाना, राइट, हॉस्पिटल चलाना, जहां पर पैसा
खर्च होता है, और जहां से पैसा कमाते हैं वो थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने का अधिकार ब्रिटिश ने अपने पास रख ली, और ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे इन पर लॉज बनाने का अधिकार इंडियंस को दे दिया। आप समझ रहे हैं हाउ wrongly they played with the Indians. Before First World War, they promised that they will give us the dominion status. Dominion status का मतलब है कि we will have our freedom to manage our revenue subjects and maintain law and order. We will have our internal freedom. Externally, we will be the territory of British, but internally we will have some sort of freedom. But what they gave us diarchy. Diarchy में क्या था, उन्होंने दो तरह की सब्जेक्ट्स बनाए, दो तरह की स्कीम्स बनाई कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, रेवेन्यू फैचिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो उन पर लॉस ब्रिटिश बनाएगी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, इंटरनल अफेयर्स के, ये इंडियंस बनाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ? प्रोटेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्यों होगी? प्रोटेस्ट इसलिए होगी बिकॉज इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू, if you don't have control of revenue, then how you can ensure development? Without revenue, without money, you cannot ensure development, or you cannot make society a better place to live. सो वी नीडेड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, और इसी दौरान जलियांवाला बाग में मसकर हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्लैक एक्ट भी पास कर दिया। मतलब सारी बुरी बुरी चीजें जो हो सकती थी वो 1919 में हो रही थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो दिस पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। फाइनली ये प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही थी, इंडिया के सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हो रहे थे। इंडिया के सारे बड़े जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट हो रहे थे। तो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक साइमन कमीशन बनाई। साइमन कमीशन बनाई क्यों? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 रिफॉर्म्स। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात जो थी वो ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दिस बॉडी कंस्टिट्यूटेड ओनली द इंग्लिश ऑफिसर्स। सो दिस इज हाउ द प्रोटेस्ट वर इंक्रीजिंग। और फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और दिस पीरियड, या आप जैसे बोल सकते हैं कि ये जो पीरियड था 1920 से लेके 1935 तक, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई। फाइनली जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट बढ़ता गया, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया, साथ ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, बट नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक यदि आपने पढ़ा हो, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट हैपेंड? 1885 में कांग्रेस बनी। 1895 में एनी बेसन ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल की डिमांड रखी। 1906 में कांग्रेस ने पहली बार डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन से पहले वर्ल्ड वॉर वन से पहले भी हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी, लेकिन उसके बदले में हमें मिला डायरकी, हमें मिले ड्रैकोनियन लॉज। और फाइनली पीरियड आ जाता है 1930s का। 1930s वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ वर्ल्ड अनरेस्ट, जब ग्लोबल लेवल पर अनरेस्ट चल रहा था। तो दिस पीरियड की यदि हम बात करें तो इन 1934 एम एन रॉय, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस नाम को आप याद रखिए, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे एम एन रॉय। और 1934 में इन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1934 में इन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब एक वो बॉडी ऑफ पीपल विच विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो, फाइनली वी नीड अवर ओन लॉज, वी नीड अवर ओन रेगुलेशंस। तो उसके लिए आप एक असेंबली बनाइए जो कि लॉज बनाए इंडियंस के लिए, और बेहतर लॉज बनाए जिसमें वो यहाँ के लोगों को बेहतर राइट्स दे, साथ ही स्टेट को एब्सोल्यूट बनने से, या जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जो क्रूअल है, जो क्रूएलिटी कर रहा है, उसको क्रूअल बनने से रोके। सो दे डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये 1925 में कांग्रेस का हिस्सा टूट कर ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी। तो 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। और फिर 1938 में, इन डेट्स को आप याद रखिए, 1895 एनी बेसेंट डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल टू मेक इट एज एन एक्ट
1934 एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और 1938 में नेहरू रिपोर्ट में थ्रू नेहरू रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल बी फॉर द इंडियंस, ठीक है, ऑफ द इंडियंस एंड बाय द इंडियंस। सो आई होप इट इज क्लियर। 1934 में एम एन रॉय जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी और 1938 में नेहरू रिपोर्ट के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की जिसके जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। सो दिस वाज द डिमांड। अब एज आई टोल्ड यू कि जो 1930s का पीरियड है, जो 1930s का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड अनरेस्ट। दिस इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड अनरेस्ट। बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर वॉर चल रहे थे और एज यू माइट हैव नो दैट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो रिसेशन में जा चुकी थी। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमीज नीचे चल रही थी और इसकी वजह से रिसोर्सेस के लिए फाइट बढ़ रही थी। बोलते हैं कि ये हिटलर की फाइट थी, मुसोलिनी की फाइट थी, बट एक्चुअली एवरीथिंग वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमीज खराब चल रही थी, रिसोर्सेज की लड़ाई थी। सो अगेन ब्रिटिश थॉट कि नाउ अगेन we need support of Indians. Why? Because if World War II happens and we go for war, and what if other countries like Germany, जापान जो कि इस टाइम पर काफ़ी एग्रेसिव था, और रशिया या यूएसएसआर ये आके कंट्रोल कर लिए तो सो अगेन दे नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या, इन 1935 दे गेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप इलेक्शन करा लीजिए, हम इलेक्शंस करवाएंगे, साथ ही हम आपको सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी भी देंगे, साथ ही हम आपको अपने लिए खुद से कुछ लॉज बनाने का अधिकार भी देंगे। बट आईएनसी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज। अब इन्होंने कहा बस इस बार हम बुद्धू नहीं बनेंगे, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और ये डिसाइड हो चुका था लाहौर सेशन में। कब? 1929 में। जब कब 1929 सॉरी 26 जैन 1930 को हमने फ्लैग होस्टिंग भी की थी। तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ। 26 जैन 1930 को हमने पहली बार अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि अब हमारा जो मेन मोटिव है वो पूर्ण स्वराज को पाने का है। सो होता क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट वी विल डू इट बट ऑन वन कंडीशन। इन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जिसमें इन्होंने काफ़ी तरह की फ्रीडम्स की बात की, बट कंडीशन यही थी कि ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है 1939 में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इट केम इन 1935। तो इन्होंने कुछ प्रोविजंस लागू कर दिए और जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि वॉर हो रहा है और हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वॉर में जाए, सो दे सेड कि बाकी के बचे जो रिफॉर्म्स हैं वो हम आफ्टर वॉर करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट इट विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था वो पहले के काफ़ी सारे एक्ट से काफ़ी डिफरेंट था। यदि हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी लेट मी चेंज द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसकी कंपोजिशन क्या थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हैड 30 पार्ट्स, इट हैड 300 सेक्शंस, इट हैड 10 स्केड्यूल्स। ठीक है, आज हम जिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं जैसे कि आरबीआई, इवन यूपीएससी, इन सबको बनाने का आइडिया जो है वो यहीं से आया था और यहीं पर इनको बनाया गया था एक्चुअली। हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन क्या थी जब ये बना था। वी हैड 22 पार्ट्स,
we had 395 articles, 395 plus at least even, or 8 schedules. यदि हम देखें तो you can see some sort of correlation, they both match, which means that this act, Government of India Act, was better than the earlier acts. It was giving some sort of autonomy and some sort of rights to the Indians, और इसीलिए आज भी यदि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म की बात करें तो दे से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो ये क्रिटिसिज्म भी है जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं. सो हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड कि मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस विल कम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओनली फ्यू प्रोविजंस ऑफ इट वर इम्प्लीमेंटेड. जैसे कि टू गिव द सपोर्ट दे ऑल्सो कंडक्टेड इलेक्शंस इन 11 प्रोविंसेस. इन 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस भी कंडक्ट कराया गया, जिसमें से 9 प्रोविंसेस में आईएनसी जीती और 2 प्रोविंसेस में कोलिशन, आईएनसी के ही कुछ कोलिशन पार्टी जो उससे बनकर निकली हुई थी वो जीती. बट स्टिल अनरेस्ट वाज देयर एंड वी वर वेटिंग. सो गाइस, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, दिस पीरियड वाज अनरेस्ट. इंडिया में तो प्रोटेस्ट और वॉर्स चल ही रहे थे, कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर गिवन. तो फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी, जो हम मांग रहे थे, एंड वी वर नॉट सपोर्टिंग, तो ब्रिटिश नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वॉर. जैसा कि मैंने आपको बताया, दे हैड अ फियर कि इफ दे गो टू वॉर एंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड आईएनसी डज नॉट सपोर्ट, if British Indian Army and INC do not support, they might lose India as a colony. So there was pressure on British. So finally what happens कि हम अड़े हुए थे कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो, और फाइनली ये डिमांड वॉज काफ़ी हद तक एक्सेप्ट हो गई थी इन ऑगस्ट ऑफर. British wanted support of India in the Second World War and we were not giving the support, so the demand for Constituent Assembly was accepted in the August offer which came in the 1940. और as a result of it in 1942, जो कि अगस्त ऑफर हमने डिनाई कर दिया, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए था. हम कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ो, हमें अपना अब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. बट ब्रिटिश कुड नॉट लीव. तो इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसे हम क्रिप्स प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, ही केम टू इंडिया विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़िए, आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, बट कंडीशन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर वॉर. ठीक है, अब हुआ क्या, जो क्रिप्स प्रपोजल है ये आईएनसी तो शायद एक्सेप्ट कर भी लेती, बट मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नाउ वांटेड अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान. दे गेव देयर टू नेशन थ्योरी नाउ. सो क्रिप्स प्रपोजल was rejected just like the August offer. So this proposal was also rejected like the earlier offer. But finally war was reaching its peak and British was already in need of the support, और finally कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा गया. कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें इन्होंने So Muslim League was demanding for 2 constituent assembly, but finally cabinet mission plan came to India, जिसमें इन्होंने कुछ provisions रखे which more or less satisfied the Muslim League. मुस्लिम लीग को ने satisfied किया और ये accept किया कि चलो ठीक है, आप अपनी खुद की constituent assembly बना लीजिए. हुआ क्या, जो उन्होंने मेथड प्रिस्क्राइब किया था, जो कि आप हिस्ट्री की क्लासेस में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज द स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिल गया. हमने बनाई भी, जिसकी पहली मीटिंग हुई 9th of December 1946 को. इन द मीन वाइल 15th August 1947 को पार्टीशन भी हो गया और इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया. अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो ब्रिटिश के अंडर में ही काम करने वाला था, बट नाउ वी वर इंडिपेंडेंट टू फ्रेम आवर
ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी वर नाउ सॉवरेन, वी वर इंडिपेंडेंट, जो कि हमने बना लिया 26 नवंबर 1949 तक, जो कि फोर्स में आया 1950 में। अब सवाल ये है कि आखिर बीच में इंडिपेंडेंस हमें मिल कैसे गई, ये डेट, ये हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। तो यदि आप देखेंगे तो इन बिटवीन 1945 से लेके 1950 के बीच में जो मैक्सिमम कॉलोनीज थी, 95% ऑफ द कॉलोनीज गॉट डीकोलोनाइज्ड, दे गॉट डीकोलोनाइज्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब होता है? अगस्त 1945, ठीक है, विद द बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और 24 अक्टूबर 1945 को बन जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर, टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशन क्रिएट हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी बनी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह थी कि दे हैड 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन कुछ इस तरह थी, दे हैड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि हर 2 साल में बदलेंगे, ठीक है। और दे हैड 5 परमानेंट मेंबर्स। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन थे? लेट्स सी। यूएसए, रशिया, ये जैसे आप यूएसएसआर भी कहते थे उस टाइम, फ्रांस, यूके एंड चाइना। अब जो ये मैक्सिमम कॉलोनीज थी, ये कौन एक्वायर किया था? फ्रांस एंड यूके। जो परमानेंट मेंबर्स थे वो कौन थे? यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना। सो दे स्टार्टेड टू प्रेशराइज फ्रांस एंड यूके टू लीव दीज कॉलोनीज। तो ये था एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नली प्रेशर। और उसी की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम देख रहे हैं, मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, दे वर क्रिएटिंग इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। उसके साथ साथ यूके और फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा वॉर में नुकसान हो चुका था, मनीटरी लॉस हो चुका था। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज दिस कॉलोनीज। तो इस इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें इंडिया को इंडिपेंडेंसी का स्टेटस देना पड़ा एंड दे फाइनली पास्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, जैसे हम IIA 1947 भी बोलते हैं। सो दिस वाज द रीजन दे गेव फ्रीडम। सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट वाज द स्ट्रगल बिहाइंड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा 1895 में पहली बार डिमांड आई, 1885 में कांग्रेस बन गई थी, 1906 में कांग्रेस ने डिमांड की, 1909 में कुछ रिफॉर्म्स किए बट वो काम नहीं किए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडिया बट दे प्लेड विद इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी। 1919 में ड्रकोनियन लॉस पास किए जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद साइमन कमीशन बनी। साइमन कमीशन में भी कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रही। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1938 में नेहरू रिपोर्ट के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हों, जो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। 1929 में आईएनसी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब हमारा गोल पूर्ण स्वराज है। फिर आया सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को फिर से इंडिया के सपोर्ट की जरूरत थी और वो सपोर्ट को जीतने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया और कंडीशन रखी कि हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे आफ्टर द वॉर। बट इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग, द फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन द पूर्ण स्वराज। ऑगस्ट ऑफर आया, वी डिनाइड। देन केम स्क्रिप्स प्रपोजल, जैसे कि मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने हमें ये कहा कि ठीक है आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। और हमने 9 दिसंबर 1946 को फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड वी मेड इट बाय 26 नवंबर 1949 which came into effect fully from 26 January 1950. So this is how two things we covered in today's lecture. पहला, evolution, आज हमने क्या क्या कवर किया? we covered दी एवोल्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, ये मुगल एरा में क्यों इवॉल्व नहीं हुआ, ये और पहले क्यों इवॉल्व नहीं है, तो इट इवॉल्व इन दी मॉडर्न एरा। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड society became more and more complex and to maintain order in the society better laws, writs, rules and regulation were required. And then we also covered the historical underpinnings or the struggle of getting our own Indian constitution, right? So we are moving with our syllabus, and if we look into the syllabus here, so we have covered this part, historical underpinnings, we have covered evolution, and in the next lecture we will look into the features, amendments, some significant provisions, basic constructions, and then we will move with the syllabus.
So thank you for listening. Thank you for watching. Subscribe to our channel for more videos like this.